सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज हमारे साथ एक बड़ी खुसूसी मेहमान है, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब, और टाइगर फोर्स के भी रूह रवां हैं। उनसे हम बात करेंगे टाइगर फोर्स के बारे में, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े नाम बेनामी में छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर पकड़े जाते हैं। बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादों का जिक्र तो पाकिस्तानी सुन चुके हैं। अब पेश खिदमत है बेनामी चीनी कारोबार। ये वही तान है जो आटा चीनी बहरान की सूरत इस वक्त सियासत में छिड़ी है। सब्सिडी की सूरत मुल्की खजाना लूटने वालों ने खुद को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवरों, सिक्योरिटी गार्ड्स को कैसे इस्तेमाल किया, ये राज खुलने जा रहा है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने शुगर मिलों के ऑडिट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तरीन साहब का मामला पेचीदा होता जा रहा है। मौसूफ बैक वक्त हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसे लगता है कि आटा चीनी बहरान की सूरत इसे सियासी हलचल मचाने का नुस्खा हाथ लग गया है। लेकिन सितम यह है कि मुल्ज़िमान की फहरिस्त में अपोजिशन के अपने मेहरबानों के नाम भी शामिल हैं। शरीफ खानदान हो या फिर काफ लीग के प्यारे और पीपल्स पार्टी के जाले, किस किस की शुगर मिले हैं और सबको खबर है। इसीलिए तो अपोजिशन इस मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, जो इस मामले में सब जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर तरीन का नाम आने से भी वज़ीर आज़म इमरान खान जरा बराबर परेशान दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि माफिया से टकराने, इसे इबरत का निशान बनाने के जो वादे उन्होंने अवाम से किए थे वो इसे पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं तो सुरखरू ठहरते हैं। अगर जहांगीर तरीन इस मुश्किल घड़ी में साथ ना देने पर पार्टी छोड़ देते हैं तो भी वज़ीर आज़म को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो अवाम की नजरों में हीरो करार पाएंगे जिसने उसूलों पर समझौता नहीं किया। अपनों के खिलाफ कार्रवाई से भी कोई चीज इन्हें नहीं रोक सकी। सो इस वक्त इस महाज पर इनकी पोजीशन अपोजिशन से बेहतर दिखाई देती है। हम उस्मान डार साहब से बात करेंगे, लेकिन आज की हम डेवलपमेंट्स पर पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब ने, टाइगर फोर्स के भी रूह रवां हैं। उस्मान डार साहब, सबसे पहला सवाल ये कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में वज़ीर आज़म के बयान भी चल रहे हैं कि बरतानिया में रज़ाकारों के लिए कहा गया, उनके वज़ीर आज़म ने अमेरिका में एहलकारों का कहा गया है जो इस तरह से काम कर सके, लेकिन हमारे यहाँ इस पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो क्या उसकी वजह यह है कि आप उसको हैंडल कर रहे हैं कि जनाब एक काबीना में एक शख्स शामिल है, वो उसको देख रहा है, इसलिए कोई ये सियासी फोर्स बनने जा रही है, जबकि इसमें तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें तो बड़ा काम कर सकते हैं वो। देखिए, कोई भी इस वक्त कोरोना रिलीफ के मामलात में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर 1240 अरब रुपए का पैकेज तारीखी जो शुरू हो चुका है, जिसका आगाज़ कल से, वो करने जाते हैं और दीगर इक़दामात हैं, टाइगर फोर्स को ले लें, तो कोई एक ऐसा बताएं हमारी हुकूमत का इक़दाम जिसको अपोजिशन ने सियासत करने की कोशिश ना की हो, अपनी सियासत की दुकानदारी चमकाने की कोशिश ना की हो। आपने दुरुस्त फरमाया, जिस बरतानिया का आप हवाला दे रहे हैं, बेस्ट लोकल बॉडी सिस्टम है बरतानिया का, बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। इवन जिस मुश्किलात का आज हमारी हुकूमत को सामने डाटा का कि कितने लोग गुर्बत से नीचे हैं, एग्जैक्ट डाटा यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किसी हुकूमत ने डाटे पे काम नहीं किया। उस बरतानिया में डाटा भी मौजूद है। उसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 2.5 लाख वॉलंटियर्स मांग रहे हैं और 7.5 लाख आ जाते हैं, तो इसका एक ही पैगाम है कि जब आवाम कम्युनिटी क्राइसिस में होती है और आप उनके साथ जब मिल के काम करना चाहते हैं तो फिर कम्युनिटी वो कम्युनिटी के ही मिल के इकट्ठे करती है। और इसीलिए ये वॉलंटियर्स जो हैं, या जो पैगाम इमरान खान साहब दे रहे थे कि हुकूमत और आवाम मिलकर एज ए कौम हम कोरोना को शिकस्त देंगे, तो ये वही टाइगर फोर्स, ये वही वॉलंटियर्स हैं जो आगे आए हैं। इनकी मैं बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ कि दुनिया सारी खौफ में मुब्तला है। 8.5 लाख नौजवान, और जिस तरह आप कह रहे हैं 40,000 के करीब इंजीनियर्स हैं, 12,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, 35,000 टीचर्स हैं, 6,000 के करीब लॉयर्स आ चुके हैं। इसी तरह 8,000 हमारी रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग मौजूद है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स जिसमें MPhil और 70,000 के करीब मास्टर डिग्रीज होल्डर हैं, BS बैचलर्स। तो इतनी बड़ी तादाद, इतना ज़बरदस्त पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान का नौजवानों को आगे आया। और सबसे बड़ी बात, 8.5 लाख में से 6 लाख लोग जो हैं उनका एज ब्रैकेट 18 साल से लेके 30 साल का है। दैट मीन्स पाकिस्तान की जो यूथ है, जो नौजवान है, जो असल असासा है इस मुल्क का, वो आगे बढ़े हैं।
लेकिन अपोजिशन देख रही है कि कहीं इमरान खान जो है इस क्राइसिस में गरीब पाकिस्तानियों को इमदाद पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए, ये 1240 अरब रुपया गरीब और आम आदमी की जेब में ना चला जाए, इंडस्ट्री ना चल जाए, तो ये अफसोस की बात है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, इस टाइगर फोर्स में तमाम पार्टीज के इलेक्टेड एमएनएस और इलेक्टेड एमपीएस मौजूद हैं अपने अपने ज़िलों में, अपनी अपनी तहसीलों में। तो इस हद तक जिस यूनिटी की ये बात करते हैं और पार्लियामेंट का ये रोना रोते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमें लेके आगे नहीं चलते, तो इस टाइगर फोर्स में तमाम सियासी जमातों के जो पार्लियामेंट में एमएनएस और नीचे सूबाई असम्बलियों में एमपीएस मौजूद है, मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ, उनको इसका बाकायदा मेंबर बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट की सतह पे एमएनए मेंबर होगा इलेक्टेड, वेरी गुड, तहसील की सतह पे एमपी होगा, और इसी तरह यूनियन काउंसिल में इनके साथ लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इससे जबरदस्त जेस्चर यूनिटी का, इत्तेहाद का वजीर आजम इमरान खान क्या दे सकते हैं कि इनके एमएनएस को भी मौका दे रहे हैं। सियालकोट से आपको पता ही होगा कि जो मेरे सियासी हरीफ हैं उनके साथ मैं पिछले 2 इलेक्शन से मुकाबला किया, लेकिन आज सियासत को एक तरफ रख के मैं उन्हीं को ही आपके प्रोग्राम से पैगाम देता हूँ, आएँ टाइगर फोर्स को लीड करें, आगे बढ़ें, उनके लोग अगर शामिल हैं ठीक है, नहीं है बताएं जो जो इनके लोग काम करना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही मकसद है आज कि किसी तरीके इसको भी कंट्रोवर्शियल कर दे, ठीक उस तरह क्योंकि एक माइंड सेट रहा है ना इन लोगों का। सैलाब में जो इन्होंने दिहाड़ियां लगाई, जलजले में जो इन्होंने दिहाड़ियां लगाई, और जो एक तरीका कार, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस मुल्क में इन दोनों जमातों ने खड़ा किया हुआ था, इसलिए ये खौफजद है कि कोरोना के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इन टाइगर्स के साथ मिलकर वो दिहाड़ियां ना लगाए, ये जो माजी में सैलाब और जलजले में की हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस तरह की पॉलिटिक्स करने, या उनके वर्कर्स जो हैं या उनके फॉलोअर्स जो हैं वो नहीं आए हैं। सही। असद खरल साहब, अच्छा डार साहब, अब जो मामला है आटा चीनी का और चीनी चोरों के हवाले से एक 192 मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई हैं कि जो शुगर मिलों वाले हैं उन्होंने चीनी जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से, जो फ्यूचर ट्रेडिंग का भी नाम लिया जाता है, बेनामी यानी ट्रांजैक्शन चीनी के कारोबार में सामने आई, मालियों के नाम, ड्राइवर के नाम, और जो मुख्तलिफ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो भी उनके नायब कासद हैं, ड्राइवर्स हैं, पर्सनल जो स्टाफ है, शुगर मिलों के जो कार्टलाइजेशन है, या बड़े बड़े जो मालकान है, या डायरेक्टर्स हैं, या ये जो बड़े बड़े डीलर हैं, तो स्टेट बैंक को वो डाटा भेजा गया है कि ये जो सारा मामला है इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो मामला आगे आ रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब का जो एक कंसर्न है कि 80 शुगर मिलों से 9 शुगर मिलों को ऑडिट के लिए क्यों सिलेक्ट किया गया, तो क्या 9 से 80 का किस तरह पता चलेगा, और 9 को सिलेक्ट किसने किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें मैं पहले जहांगीर तरीन साहब की बात कर लेता हूँ। उनका एक वर्जन है, उनका एक मौक़िफ़ है कि उनको सुना नहीं गया जो पिछली रिपोर्ट, जो भी वे रिपोर्ट बनाई गई है। तो मैं समझता हूँ एक तो जहांगीर तरीन साहब के ये तहफ़्फ़ुज़ात या और दीगर लोग हैं, या ये जो शुगर एसोसिएशन वाले हैं, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कमीशन बनाया गया है, अब ये जो फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है, ये इनको ज़रूर सुनेगा, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, ताकि कोई इसके ऊपर कम अज़ कम ये तहफ़्फ़ुज़ात ना कर सके आने वाले कल में जी के कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। दूसरा, जिस रिपोर्ट की या ट्रकों की या ड्राइवरों की या इन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, देखिए यही वजह है कि 25 अप्रैल की जो डेट दी गई है, एक फॉरेंसिक ऑडिट के साथ एक प्रॉपर कमीशन जो है अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करे, ताकि ये जो एक सुनी सुनाई बातें या एक पिछली जो रिपोर्ट आई है उसके एक अपने कह लें हदोहाल हैं, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। लेकिन ये जो फॉरेंसिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने आएंगी, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने हम उस दिन लाहौर जा रहे थे, गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी उनकी, मैं खुद गवाह हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये पब्लिक की है कि नहीं, या मीडिया को दी है कि नहीं। बाद में उसे ट्विस्ट कर दिया जाता जी लीक हो गई, गवर्नमेंट ने लीक नहीं करनी थी। मैं खुद आपको विटनेस हूँ इस बात का कि मेरे सामने प्राइम वो तो उनके ऑफिस से हमें भी व्हाट्सएप मसूल है, ये तो आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूं साहब, ये तो उनके ऑफिस से ही हमें भी आई थी रिपोर्ट, ये लीक नहीं हुई, बकायदा उन्होंने जारी की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मैं आपको एंडोर्स करता हूं। लेकिन देखिए मैं अगली बात पे आ रहा हूँ जी, अब मैं अगली बात पे आता हूँ। अगली बात ये है कि जो वज़ीर आज़म इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की बात कर रहे हैं, माजी में तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बड़े क्राइसिस पहले भी आए, 2010 में आए, 15, 16, 17, एक लंबी फहरिस्त है, कोई इंक्वायरी, कोई रिपोर्ट, पूरी कौम जानती है, कुछ नहीं हुआ।
आज जो वज़ीर आज़म ने अगर रिपोर्ट पब्लिक की है तो आगे 25 अप्रैल को भी जो रिपोर्ट आएगी या जो भी उसके जिम्मेदारान होंगे उनको ज़रूर कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अभी जो हो सकता था मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखें, ऐसे ही है जैसे आपका चैनल एक रिपोर्टिंग करता है, आपका नीचे ग्राउंड पे रिपोर्टर आपको रिपोर्टिंग करता है, उसकी बुनियाद पे आप बैठ के यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर उसकी बुनियाद पे कोई गलत प्रोग्राम या कोई हो भी जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को या वज़ीर आला साहब को ये बताया गया था जी कि गन्ना बहुत वाफर मिकदार में है, गरीब किसान मारा जाएगा, गरीब किसान का नुकसान हो जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं कि गरीब किसान ना मारा जाए, वो एक इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बेस पे पंजाब के आपके सेक्रेटरीज उड़ा दिए गए हैं जो उन्होंने इक़दाम नहीं किए। आपके सामने मिनिस्टर साहब आज मौजूद नहीं है पंजाब के। इसी तरह ऊपर मरकज़ में भी जो एक आधे लोगों के पास जिम्मेदारियाँ थी उन्हें हटा दिया गया है। तो ये कहना जो एक अपोजिशन, फिर मैं यही कहूंगा कि सियासत करने की कोशिश करती है बजाय कि इतना। लेकिन डार साहब एक छोटा बड़ा अहम सवाल है, इस जो रिपोर्ट आई है, मैं आपको यकीन डार साहब एक जो रिपोर्ट आई है जो गंदम और चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उस पर जहांगीर तरीन साहब ने सवाल तो उठाया, साथ उन्होंने कहा मुझे ऑडिट पे एतराज नहीं है, मेरी 9 मिलों सेलेक्ट किया गया या मेरी मिलों का ऑडिट भले करें लेकिन 80 मिलों का बाकी जो सारों का होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इस पे सवाल बड़ा सीरियस उठाया है जो 8 अप्रैल को लेटर लिखा है 12 सफ़ात पर मुश्तमिल नसीम सादक साहब जो साबिक सेक्रेटरी खुराक है, अभी उनको भी ओएसडी बनाया गया और शौकत अली का लेटर भी साथ एक लगा हुआ 6 अप्रैल 2019 वाला जो सेक्रेटरी खुराक है साबिक, उनको ओएसडी बना दिया कि जिस तरह सेक्रेटरी जो मिनिस्टर फूड है वो ये कहते हैं, बड़ी अहम बात है, उनका कमीशन के 2 लोगों ने मुझे इसमें लिखते हैं कि मुझे प्रेशराइज किया एक अलाटमेंट के लिए, मैंने उनकी वो डिजायर एक गैर कानूनी थी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, मुझे स्कैंडलाइज किया है। वो लिखते क्या है आखिर में, मुतालबा क्या कर रहे हैं? एक तो वो कह रहे हैं इस लेटर के अंदर चीफ सेक्रेटरी को लिखे जाने वाला जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो कह रहे हैं कि आटा का जो माफिया है, जो गंदम जो स्कैंडल है उसके जो बड़े माफियाज हैं उनको बचाया जा रहा है। इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान के ऊपर वो सीरियस क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, साथ वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं मेरे हाथ भी साफ है और जो हमारे नाम गलत है स्कैंडलाइज किया गया जहांगीर तरीन साहब की बात को तो वो भी इंडोर्स कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक सरकारी अफसर है जो बेचारे इस पे अब तो ओएसडी बन गए लेकिन उन्होंने खत लिख दिया है। देखिए कल साहब मैं पिछली कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था और मुझे बड़ा खुशी हुई, मुझे फ़ख्र हुआ, मैंने अपनी आंखों से इन कानों से सुना प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सबको कहा, उसमें मिनिस्टर साहबान भी बैठे थे और फेडरल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, ओपन, कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ इसलिए नहीं पहुँचाया या बिठाया कि मैं किसी माफिया की सरपरस्ती करूँ, कोई शुगर माफिया हो, कोई कब्ज़ा माफिया हो, कोई ड्रग्स माफिया हो। मैं यहाँ आया हूँ आम आदमी के लिए, मैं यहाँ आया हूँ गरीब आदमी को मजबूत करने के लिए। जो मैंने आपको कहा बताया गया किसान मर जाएगा, गन्ना ज़्यादा हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो भी किया, लेकिन फिर पूरी कौम ने देखा कि जब बीच में ये जो आप बातें सुना रहे हैं सब कुछ, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और आगे भी होगा। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में। जो लोग भी जिम्मेदारान हैं, मज़ीद जो लोग सामने आएंगे 25 अप्रैल को, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सबको मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा। जो कोई कह रहा जी मैं ये करवाना चाह रहा था, कोई वो करवाना चाह रहा था, देखें इनफ इज़ इनफ। मुझे अगर आप पूछें तो हमारी हुकूमत के लिए मैं ये समझता हूँ या आज जो सिचुएशन है इसमें जो असल इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, जो कि आपके सामने आ चुका है कि इसको हमेशा के लिए ठीक करना है इस काम को। सब्सिडीज़ तो पिछले 30-35 साल से जब से ये एक सिस्टम निज़ाम में आए थे, तकरीबन तमाम पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल हैं जिनके शुगर आटे के काम हैं। ये भी क्रेडिट आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान को जाएगा और ये वो बेड़ा उठा चुके हैं कि इसका भी सदेबाब करना है कि ये जो एक ख़ास आप लोग बात करते हैं कि लोग मिलकर प्राइसें बढ़ा देते हैं आटे की, चीनी की, और जो इनके ज़ाती मफादात हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत
और वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी दुकानदारी आप देखेंगे इस तरह की, जिससे एक आम आदमी पे बोझ पड़ता है, गरीब आदमी पे बोझ पड़ता है, ऐसी वजूहात से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये डॉक्टर साहब दुरुस्त कर दिया जाएगा। अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि जी कमीशन के सामने प्राइम मिनिस्टर और सीएम पंजाब को भी पेश होना चाहिए। क्या कमीशन इतना बाख्तियार है कि वो सीएम पंजाब या प्राइम मिनिस्टर को बुला सके? किसकी बात कर रहे हैं सॉरी आप? जी, ये जो कमीशन बनाया गया है ये आटा और चीनी बहरान पर, उस पर बाबर डोगर साहब ये कह रहे हैं कि जी मुस्लिम नून की तर्जुमान भी दीगर अपोजिशन जमातें वो कह रही हैं कि जी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को भी कमीशन में तलब किया जाए। देखिए, ये मुझे तो कमीशन के TORs का नहीं पता कि वो किस हद तक एम्पावर्ड है या वो क्या करने जा रहा है। बेहतर तो होगा उनका कोई अगर नुमाइंदा या तर्जुमान आपको बता सके, लेकिन कम अज़ कम मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ या जिन मीटिंग्स में मैं मौजूद था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हदायत हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी को नहीं छुपाया जाएगा, किसी के लिए। अगर देखें, अभी ये भी एक चॉइस थी हमारे पास, कोरोना का क्राइसिस है, कोरोना वायरस है, कोई हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना मीडिया का ना अपोजिशन का कि आटा चीनी की रिपोर्ट रिलीज़ की जाए। बताएं, था कोई ऐसा प्रेशर हो जी हुकूमत ने प्रेशर में आके ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ कर दी है? तो नीयत साफ़ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने और जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, मैंने दोनों का वर्जन आपको दे दिया। आप भी बताएं ना खरल साहब कि अगर आपको पता हो कि गरीब आदमी इस सारे बहरान जो गन्ना है उसका घर पड़ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, उसके बोझ तले दब जाएगा, तो आप अगर इनकी जगह होते तो क्या आप भी ये नहीं कहते कि ठीक है जी गरीब आदमी है, किसान है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका सदेबाब किया जाए? तो ये कम अज़ कम इसमें मैं जरूर कहूँगा कि आप लोगों को ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हों, वज़ीर आला हों, उनकी ज़ात की हद तक जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो फैसले किए गए वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मद्देनजर को कीमत, लेकिन जो लोग ज्यादा देने के लिए 180 रुपए वाकई हुई, इसमें नो डाउट 180 रुपए कीमत पहली मरतबा हुई, किसानों को मिली। लेकिन ये जो चीनी का 55 से 75 का खेल हुआ, ये जब एक्सपोर्ट हुई गन्ने के क्रशिंग से पहले, ये उस दौरान तकरीबन 104 अरब का रिपोर्ट के मुताबिक खांचा लग गया और ये सारे ड्राइवर और गार्डन की जेबों में पैसा चला गया। ये मामला है मसरूई किल्लत के जरिए। अब इस पे तो इंटेंशन जो प्राइम मिनिस्टर की, ये तो माफिया ने बेनिफिट लिया। देखिए इस जी उस्मान, देखिए खल साहब, इस गन्ने के खेल के जो भी खिलाड़ी थे, मैंने आपको कहा है ये फ्रांसिक इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी, और जिस तरह ये पहली रिपोर्ट आपने देखी है, पब्लिक की गई है, मीडिया को खुद दी गई है, वो रिपोर्ट भी इंशाल्लाह ताला आवाम तक पहुँचाई जाएगी, आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। आप लोग तसल्ली रखें। मैं कम अज़ कम ये नहीं चाहता कि 25 पहले हम कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दें, जो एक नेक नीति से हम काम कर रहे हैं, हुकूमत काम कर रही है, वो कमीशन काम कर रहा है, उसके रास्ते में कोई रुकावटें हैं। ठीक। अच्छा, ये कर्जा कमीशन की भी रिपोर्ट आने वाली है, इसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं? और अरबाब शहजाद साहब जो है दोबारा वो मुशीर के तौर पर वापस आ रहे हैं, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। देखिए जी, मुझे तो खैर चूँकि मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन देखिए ये तो एक ओपन सीक्रेट है। मेरा ख्याल है दर्जनों शो तो असद खरल साहब और आप इस पे कर चुके हैं। जो माजी में एक माइंडसेट रहा, प्रोजेक्ट्स की यार्ड में जो किक्स बैक्स ली जाती थी, ये किसको नहीं पता, मुझे बताएं। तो ये अब जो भी, मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि कमीशन जो ये कर्जे वाला इसने किस हद तक क्या आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अगर ये आप पाकिस्तान में गली मोहल्लों की सतह पे पूछे, किसी भी चले ठेकेदार को ले लें, किसी भी ठेकेदार से पूछ लें, और वो खुदा को हाज़र नाज़र जान के कह दे कि ये जो लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते रहे हैं, अप फ्रंट कमीशन ये लोग रहते रहे हैं कैश में, ये तो ओपन सीक्रेट है। वो अलग बात है कि ये माने नहीं, या इनका पिछला देख ले 20-20, 25-25 साल से कहाँ खड़े थे, क्या हो रहा था। अभी मैं समझता हूँ कि ये एक चेंज अब आना ज़रूरी है पाकिस्तान में। अगर हमने एज ए कौम उठना है और हमने एक अजीम कौम बन के निकलना है, तो ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्राइसिस से भी निकलेंगे, एक चीज माफिया का भी किला कमा करके निकलेंगे, और एक नई कौम उठेगी इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, ये जो टाइगर फोर्स है, इसके बारे में बड़ा इबाम पाया जाता है कि इसका ये करेगी क्या। हर बंदा नई नई थ्योरियां पेश करे, आप जरा ये वजाहत कर दे कि इसका असल काम क्या है, इसने करना क्या है, ये टाइगर फोर्स जो आप बनाने जा रहे हैं। ये कि जी वसाइल नहीं है, इनको पता नहीं को पैसे दिए जाने, ये सारी चीजें क्लियर करें। देखिए ये चार, मैं आपको इसके चार
देखिए 4 मैं इनके मोटे मोटे आपको जिम्मेदारियां बता देता हूँ। एक तो इनको हम ना कोई जॉब देने जा रहे हैं, ना इनको कोई पैसे देने जा रहे हैं, ना इनके पास कोई इख्तियारात हैं। ये फैसिलिटेटर हैं। एक एडिशनल सपोर्ट है 8.5 लाख की इस वक्त सिस्टम में कि जो किस तरह यूटिलाइज होगी। सबसे पहले हम हमारे जो हेल्थ वर्कर्स जैसे 12,000 वर्कर अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है, नर्सिस की है, और मज़ीद रजिस्टर होने जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैगाम दे दिया है, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल हमने एक्सटेंड कर दी है। तो ये पहले फेज़ में क्विकली हमारी कोशिश है कि ये जो हमारे मेडिकल वर्कर्स एज ए वॉलंटियर आए हैं, हम इनको इंगेज करें अपनी हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ, नीचे ट्रिकल डाउन करें डिस्ट्रिक्ट्स में, सूबों के अंदर, तहसीलों में, जहाँ जहाँ ये हॉस्पिटल्स में अपनी अपनी खिदमात दे सकते हैं। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले काफ़ी दिनों से बात हो रही है कि आपको पता है कि ये 8-1-7-1 जो एहसास का रजिस्ट्रेशन का नंबर है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, लोग हैं जो मोबाइल नहीं रखते, जिनको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मजदूर हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके मोबाइल में बैलेंस तक नहीं। तो ये उनका डाटा कलेक्ट कर कर अपने अपने इलाकों में राइट अवे इंशाल्लाह ताला ये काम शुरू कर देंगे, ताकि कोई भी ऐसा पीछे ना मुस्तहिक अफराद रह जाएं एहसास के प्रोग्राम से, जिनको मोबाइल की एक्सेस ना होने की वजह से पीछे रह गए हैं। इसका स्कोर कार्ड बना हुआ है। ये जो एक नैरेटिव है ना कि मैं यहाँ अपना बंदा डाल लूँगा, इसमें हर वो पैसे लेने में कामयाब होगा जो वाकई ही गरीब है, जो उसका स्कोर कार्ड बनाया गया। ये वो नहीं होगा कि सरकार के क्राइटेरिया अगर बता भी आ गया है, धमाका भी आ गया है, तो ये ऑटोमेटेड है। मुस्तका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने क्या बनाया है? क्राइटेरिया 2-4 मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसा शख्स, मैंने कहा देखिए पहले तो मैंने आपको कहा कि कोई भी सरकारी अफसर इससे फायदा नहीं ले सकता। दूसरा, कोई ऐसा शख्स जो टैक्स पेयर है भूल जाए कि उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। कोई ऐसा शख्स जो ट्रैवल करता रहा है, उसके माली वसाइल इतने हैं कि उसका घर का बिजली का बिल, गैस का बिल ऐसे 5,000 रुपये से ज़्यादा है या 2,000 रुपये से ज़्यादा, जितना आपके जो वसाइल हैं, तो आपके आईडी कार्ड, जो एक ट्रैकिंग सिस्टम उन्होंने नादरा के साथ मिलके बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि नादरा आपका स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त काम कर रहा है, उनके पास ज़बरदस्त सिस्टम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं खुद देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैंने खुद देखा। डॉक्टर सानिया निश्चय साहिबा को चाह रहे थे कि हमारी लिस्टें डाल जाएं, मैं इसका गवाह हूँ, किसी सतह पे भी खड़े होकर गवाही दे सकता हूँ। उन्होंने कहा जी सिस्टम में जाएं, जो मेरिट पे आएगा, जो हकदार होगा उसे मिलेगा। तो इससे आगे क्या बात हो सकती है? चल, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको तकलीफ दे, आपकी बड़ी मेहरबानी। उस्मान डार साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर व अमूर नौजवान हमारे साथ थे। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे रवैये क्या हैं इस वबा में। देखिए कि महदूद जुम्मे के इज्तिमा का कहा गया था, लेकिन जब वहाँ लोगों को रोका गया तो उन्होंने खातून इंस्पेक्टर को ज़द-ओ-कोब किया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। पूरे मुल्क में ये कहा गया है कि जुम्मे के इज्तिमात को भी महदूद रखा जाए, और इस पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत का भी, उलमा का भी इस पर फतवे भी आ चुके हैं कि जिस तरह से वबा का ख़तरा है, और उस पर ख़ास तौर पर कहा गया कि बूढ़े लोग या कोई बीमार है, बच्चे हैं, ये मर जाए। लेकिन पहले भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जहाँ पुलिस को, लोगों को, अहलकारों को ज़द-ओ-कोब किया गया। अब आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ एक खातून को, जो इंस्पेक्टर हैं कराची के इलाके में, जब उन्होंने लोगों को रोका कि महदूद इज्तिमा की इजाज़त है, इतने ज़्यादा लोग मत आएँ, तो वहाँ उनको भी ज़द-ओ-कोब किया गया। ये बड़े दुख की बात है, जबकि खुद हुकूमती वज़रा ये बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वो खुद कह रहे हैं कि हम ये मतलब ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, हमारी दुआ ऐसा ना हो, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं या जो ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं जिस तरह से मर्ज़ बढ़ रहा है कि 25 अप्रैल तक खुदा न खास्ता कोरोना केसेस की तादाद 70,000 तक भी हो सकती है, और इसमें 700 लोग शहीद जाँ बाक हो सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। मुफ्ती राग़िब नईमी साहब से हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, ये फरमाइए कि ये क्यों ऐसा है कि आप हों, दीगर उलमाए किराम हों, उन्होंने वाज़े कर दिया। अब हम ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा रश, और लोगों ने, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ एक दूसरे के ऊपर, और उस बेचारी अकेली खातून को जिस तरह वो हिरासा हो रही है, तो ये कितने अफसोस की बात है। क्यों इस तरह का रवैया हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असामा भाई।
इसकी ना कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत ने जो इस किस्म के ऑर्डर दिए हैं मसाजिद को में आने वाले नमाजियों की तादाद को महदूद करने का, ये कोई इस्लाम दुश्मनी है। लेकिन उसके साथ साथ लोग ये भी महसूस करते हैं कि ये ऑर्डर सिर्फ मसाजिद के हवाले से है। जब गली महलों और बाज़ारों को देखा जाता है, मार्केट को देखा जाता है, तो वहाँ पे हमें इसी ही तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ सिंध में किसी हद तक हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की कैफियत ऐसी नज़र आती है कि वहाँ पे हमें बहुत कम ट्रैफिक नज़र आ रही है, बहुत कम बंदा नज़र आ रहा है। लेकिन आप अगर पूरे मुल्क की, बाकी मुल्क की भी कैफियत देखें तो आपको यह वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो बुनियादी तौर पे लोगों के जहन में यह सवाल है कि अगर मसाजिद के ज़रिए से कोरोना फैल सकता है तो फिर मार्केटें भी बंद होनी चाहिए और दीगर बाज़ार भी बंद होने चाहिए। इस कन्फ्यूजन की वजह से, और फिर एक और चीज़ बड़ी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ से काम बंद हो चुका है, लोग घरों में हैं, तो लोग नमाज़ पढ़ने को एक तरफ अपने लिए इबादत ख्याल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने घर से एक आउटिंग भी समझ रहे हैं कि हमें घर से बाहर जाना होगा, इस तरीके से हमें चहलकदमी मिल जाएगी, हम मस्जिद जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे। यकीनी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस इल्तिजा को सुनेगा और हमें यकीनी तौर पे इस मौके के ऊपर अल्लाह से ही मदद मांगनी है और हम अल्लाह ही के आगे हाजिर होंगे तो हमें इस बीमारी के ऊपर अफाका हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे और ये अभी तक बावर नहीं हो सका है इन लोगों तक कि हकीकत में ये वायरस एक दूसरे के साथ जिस्म के टच छूने या एक दूसरे को हाथ मिलाने या एक जगह के ऊपर जमा होने से, जो सांस के ज़रिए से और हवा में मौजूद छींक के ज़रिए से जो वायरस ट्रैवल कर रहा है, मौजूद है और वो आगे मुंतकिल हो जाएगा। इस चीज़ को अभी तक बावर कोई आमतुन्नास को ना हम उस तरीके से करवा सके हैं और ना ही ये चीज़ आम लोग इस तरफ सोचने की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी अहम बात है कि ख़ास तौर पे कराची के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि जो मुआहदा उलमाए कराम के साथ 25 मार्च का हुआ और उसके बाद फिर जो यकायक रात भर में ऐलान कर दिया गया कि 26 मार्च का जुमा वो बड़ा महदूद होगा, हालांकि वो उस 25 मार्च के नुक्ता नंबर 5 के ज़ैल में ही फ़ैसला आया था हुकूमत का। लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि ये हुकूमत ने उलमा के साथ एक खेल खेला है और उलमा को इस्तेमाल किया है और जब उलमा से वो एलामिया आ गया तो उसके लिए लोगों को ना तो तैयार करने का उलमा को कहीं मौका मिला है, ना लोग जहनी तौर पे तैयार हो पाए हैं। जबकि हम पंजाब में देखते हैं, पंजाब में कैफियत इस तरह की नहीं है, ना लॉकडाउन की कैफियत उस तरह की है जिस तरह की सिंध में है और ना ही गली महलों की मसाजिद के अंदर उस तरीके से मामलात को कंट्रोल किया गया है। सिर्फ जो मसाजिद बड़ी शाहराओं पे हैं, बड़ी सड़कों पर हैं या जो ख़ुद मसाजिद बड़ी हैं, वहाँ पे इंतज़ामिया का पैगाम और इंतज़ामिया वहाँ पे अपनी हिकमत अमली के ज़रिए तादाद को नमाजियों की महदूद किए हुए है। लेकिन हम जब अंदरून की बात करते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं है जिस तरह हुकूमत सोच रही है या होनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए मुफ्ती साहब कि हमने देखा कि मस्जिद जो है एक सेंटर होता था कि किसी को तकलीफ़ है, परेशानी है, वो जा सकता था, किसी के पास सोने की जगह। एक दौर था मस्जिद से ऐलानात होते थे, किसी की कोई मसला है उसके लिए किसकी मदद है, कोई बच्चा खुदा न खास्ता गुम गया उसके हवाले से। तो क्या अब वो वक्त नहीं कि मसाजिद से इसके बारे में भी ऐलान हो कि उनको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, हमारे ख़तीब जो इमाम मस्जिद हों, दीगर मौज़िन हों, कि वो बताएं एहतियाती तदाबीर ये हैं, मस्जिद इंतज़ामिया ने आपके लिए ही फ़ैसला किया है, हमारा फ़ैसला है कि हम चंद लोग इसमें आएंगे, आप अगर किसी ने आना है मास्क पहन के आए, ये एहतियात करें, इस तरह वुज़ू करके आए या सैनिटाइज़र जो भी। तो क्यों मसाजिद की इंतज़ामिया इस तरह से आगे बढ़कर नज़र नहीं आ रही हमें? देखिए, इसमें ना बड़ी अहम चीज़ जो मुझे अर्ज़ करना है इस मौके के ऊपर कि एक मस्जिद की जो इंतज़ामिया है वो इमाम साहिब के हाथ में या ख़तीब साहिब के हाथ में नहीं है। इंतज़ामिया प्राइवेट मस्जिद की अलग है और वहाँ पे काम करने वाले अफराद ख़तीब, इमाम और मुअज़्ज़िन या खादिम वो एक अलग हैसियत के हैं।
इंतज़ामिया इस तरह के सारे अमूर ख़तीब और इमाम के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये ऐलान करेंगे और ये सारे मामला को लेकर चलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर हर मस्जिद के इंतज़ामिया को ख़ुद आगे बढ़कर मामलात को अपने हाथ में लेते हुए इस पूरी कौमी काज को लेकर चलने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में कमोबेश 52,000 मॉस्क हैं, जिनमें से महकमा औकाफ के पास कमोबेश 500 के करीब हैं और 51,500 मसाजिद प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर काम कर रही हैं। अगर हम 10,000 मसाजिद को मदारिस के साथ अटैच कर दें तो फिर भी हमारे पास कमोबेश 41,000 के करीब मसाजिद ऐसी हैं जिनकी मुकम्मल तौर पे इंतज़ामिया प्राइवेट लोग हैं, उस इलाके के महल्ले के गली के रहने वाले लोग हैं, और ये उन्हें ही चाहिए कि उनमें जो समझदार हैं कि वो पूरी महल्ले और पूरी गली को और पूरे इलाके को ब्रीफ करें, बताएं और उनको तालीम दें कि ये एक ऐसा मौका है, इस मौके के ऊपर हमें इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है और ये वक्ती तौर पर है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बीमारी के इस तरारी कैफियत की बुनियाद के ऊपर ये इक़दाम किया गया है, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत हाल लगी है और वहाँ पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है, तो बजाय इसके कि इमाम मस्जिद या ख़तीब के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, हकीकत में जो इंतज़ामिया मस्जिद है उसके ऊपर यह कार्रवाई बनती है कि वो इंतज़ामिया मस्जिद वो क्यों इस बात की इजाज़त दे रही है कि वहाँ पर कसीर तादाद में लोग आए, क्योंकि हम शवाहिद देख रहे हैं एक एक घर में से 7 अफराद कोरोना वायरस के मुतासिर हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर जाहिर बात है अगर कोई मस्जिद में आता है तो उसको आने से कौन रोकेगा? अगर इंतज़ामिया रोकती है तो इंतज़ामिया मस्जिद को चलाने के डोनेशन उन्हीं गली महल्ले के लोगों से इकट्ठी करती है, तो बड़ा एक अजीब सी कन्फ्यूजन है और बहुत ही गहराई वाला मामला है जिसको इंतहाई संभल कर, सोच कर और तदब्बुर के साथ हल करने की ज़रूरत है। इसमें एक तरफ इंतज़ामिया मस्जिद, आइमा कराम, खुतबा, उनका बड़ा अहम किरदार है और उसके साथ साथ आमतुन नास ने खुद अपनी तमाम तर हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना है। और जिन उलमाए कराम ने फतावा दिए हैं नमाजियों की महदूद तादाद होने के अतबार से, बहरहाल आवाम को ये सोचना चाहिए उन फतावा के पीछे कोई ना कोई दलील तो ज़रूर है, चाहे वो हिफ्ज़े नफ्स की है, चाहे वो ला दरारा वाला दरार की है, चाहे वो इंसानियत के बचाव की है। जी जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती राग़िब नईमी साहब किया। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये कोरोना की वजह से मईशत किस कदर मुश्किल में है और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क किस तरह से इसका मुकाबला करा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। माशी तौर पर मुल्क बहुत बड़ी मुश्किल में है। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ एक महीने के दौरान, एक महीने में 2 अरब 6 करोड़ डॉलर कम हो गए हैं और अब 10 अरब 72 करोड़ डॉलर रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब कहा यह जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि हम 8 अरब डॉलर हमने मुख्तस किए हैं कि इससे लड़ने के लिए, कोरोना से उसका मुकाबला करने के लिए तकरीबन 1 अरब डॉलर तो ये 2-2.5 हफ्ते में हम तकसीम कर रहे हैं। 150 अरब रुपया अगर देखा जाए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में, तो अमेरिका की मिसाल देते हैं, वो 2000 अरब डॉलर का उन्होंने एक पैकेज दिया है, रिलीफ पैकेज। पाकिस्तान 8 अरब डॉलर का दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये दे पाएगा? ये तो सिर्फ एक महीने में 2 अरब से ज़्यादा कमी हो गई डॉलर्स की। कैसे पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? पाकिस्तान की मईशत में इतनी जान है? पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि फरवरी तक हमारे जो है वो मईशत बेहतर हालत में थी। ये अब हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हलफ उठाया था कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर थे 10.2 बिलियन डॉलर, ये रिकॉर्ड पर है। उसके बाद आप आ जाइए नवंबर 19 तक वो रह गए 9.1 अरब डॉलर। तो अभी चंद महीने पहले तो हमारे रिजर्व गिरे थे स्टेट बैंक के, हालांकि 15 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़े थे। उसके बाद उन्होंने ये किया, गवर्नर साहब ने कि 13.4% पर 3.4 अरब डॉलर ले आए, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन नजर आई थी, वो पैसा निकल गया।
तो बुनियादी तौर पर ये हकीकत तस्लीम कर लें कि सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के हमारे तमाम अशारिये जो थे वो मनफी थे उसके मुकाबले में जो इस हुकूमत को विरसे में मिली थी, ये मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, स्टेट बैंक के आदाद शुमार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदाद शुमार है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें 8 अरब डॉलर का हमने पैकेज दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं कि 280 अरब रुपए तो आप गेहूं परचेज हर साल करते हैं, गंदम खरीदेंगे आप बेच देंगे, वो बजट में तो नहीं आएगा। इसी तरीके से 100 अरब के जो आप कर्जे देंगे वो तो बैंक देंगे, वो आपके बजट में थोड़ी मुतासिर होंगे। इसी तरीके से जो एक्सपोर्टर्स को रिफंड दिया गया है वो तो उनका ड्यू था, पहले से देते आ रहे थे, अब आपने बाकी भी दे दिया। तो सही मायने में 500 अरब रुपया जो है जो आवाम तक पहुंचना चाहिए, और अगर शायद पहुंच भी जाए अगर सही तरीके से काम हुआ। बुनियादी बात तो ये है। तो मेरा अपना कहना ये था कि हमें अभी तक हम ये तस्लीम नहीं कर रहे कि इस वायरस के बाद दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल जाएगी और हम वही वडेरा शाही कल्चर पर पॉलिसियां बनाने पर इसरार कर रहे हैं। ये जो 500 अरब का मैंने आपसे बताया, अगर आप इक्तिसादी पैकेज को देखें तो उसमें वडेरा शाही कल्चर साफ नजर आ रहा है, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। वो कैसे? पहली मिसाल कैसे? ये तो देखिए 12,000 रुपया तो 1 करोड़ 20 लाख गरीब खानदानों को दिया जा रहा है, जिनके नाम पर बेचारे ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है, उनका बिल भी कोई इतना खास नहीं, 2,000 रुपया भी जो बिल नहीं बेचारे देते, उन लोगों तक पहुंच रहा है। तो मैंने तो खुद ही कहा कि 500 अरब का पैकेज है, मैंने तो अभी आपको बताया था ना। हमारा गरीबों के लिए जो पैकेज है वो 500 अरब रुपए का है। ये 8 अरब डॉलर का या 1240 अरब डॉलर का जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन हैं जो रूटीन में होती रहती हैं, बैंक कर्जे देते हैं, हुकूमत गंदम खरीदती है। ये बताएं, बस टाइम कम है कि अब इसका किस तरह से कोई तो होना चाहिए, नाउमीदी नहीं, लेकिन हम कैसे इसका मुकाबला करके मईशत को दोबारा बेहतर कर सकेंगे। मौजूदा हालात में खतरा है कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं इस वक्त, पूरी दुनिया मुश्किल में है, लेकिन ज़ाहिर हमने कुछ तो करना है कि हम इसको सस्टेन कर सकें, आगे इससे निकल सकें और फिर जाकर मुल्क दोबारा कोई बेहतरी की तरफ जा सके। देखिए, इसमें कतई कोई शुबे की बात नहीं है कि जो आपने सवाल रेज किया है ये यकीनन मुमकिन है। मैं एक एक चीज आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको सीरियस करूँ कि पिछले 23 वर्षों में पाकिस्तान से 160 बिलियन डॉलर्स बाहर गया है बैंकों के जरिए। लोगों ने डॉलर खरीदे और बेच दिए। 160 अरब डॉलर आपके बैरूनी कर्जे जो है वो 110 अरब डॉलर के हैं। तो क्या एक लाइन का कानून नहीं बन सकता कि किसी आदमी को जो मार्केट से डॉलर खरीदता है, तालीम और इलाज मुआवजे के अलावा पैसा बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि भारत में है। तो पहले तो आप ये कानून नाफिज कर रहे हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तीनों पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक रही है कि जब तक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता, टैक्स शरह कम नहीं की जाती, जब तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तीनों पार्टियों का ये एजेंडे में शामिल है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हम अपना जो वसूली होनी चाहिए उससे 4,500 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं। ये IMF ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, और खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 8,000 हमें इकट्ठा करना है। दूसरी बताऊं कि बैंकों का जो इस्तेहसाली निजाम हम लेकर आए उसका नतीजा ये हुआ कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स पाकिस्तान की 2002 में मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ 18% थी और वो 4% पर आ गई। तो ये कोई 5,000 अरब रुपए हम कम वसूल कर रहे हैं। तो मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ कि अब फ्यूडल कल्चर से पीछा छुटाकर इंसाफ पर मबनी अगर वाशी पॉलिसियां अपनाएं तो 6 महीने तो हमें परेशानी रहेगी मईशत में, इससे मुझे कोई शुबा नहीं है, अब से लेके सितंबर 2020 तक। लेकिन उसके बाद हम रिकवरी की मोड में जा सकते हैं। यह कुदरत ने मौका दिया है कि फ्यूडल कल्चर से पीछे छुटाएं, ताकतवर तबकों का नवाजा बंद करें। अब मैं एक आपको मिसाल दे दूं, पेट्रोल में जो उन्होंने 15 रुपए कम किए हैं, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि जो टैक्सेस इस हुकूमत ने बढ़ाए थे वही वापस कर दें। आलमी मंत्री में जो कमी हुई है उसको नजरअंदाज कर दें, तो अभी 20 रुपए लीटर मजीद कमी की गुंजाइश है। एक तो आप ये दे दीजिए। दूसरे की 30 सेकंड से ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये आलमी इदारों से क्या कुछ मिल सकता है? वो कह रहे हैं जी हमने तो मदद करनी है सारे गरीब लोगों की, रीशेड्यूलिंग, कर्जे माफ, इसकी कोई उम्मीद है? सिर्फ मुझे 5 सेकंड बताइएगा। बिल्कुल 100% उम्मीद है। ये पाकिस्तान के गिर गहरा तंग होगा। 4 अरब डॉलर जो है वो आपको कर्जे मिल जाएंगे। IMF ने तकरीबन फैसला कर लिया है कि 1.4 अरब डॉलर शायद आपको अगले हफ्ते मिल जाएंगे, मगर ये आपके जी बहुत बहुत सिद्दीकी साहब, उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कर्जे माफ़ किए जाए, 107 अरब डॉलर तकरीबन पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी यानी गैर मुल्की कर्जे हैं, तो ये सूरत हाल ऐसी कि इसमें शायद ये कर्जे भी माफ़ हो सके। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।